ये कहानी नहीं बल्कि जापान की एक सच्ची घटना है। जापान का एक आदमी अपने लकड़ी के मकान को नया बनाने के लिए तोड़ रहा था। जब वो अपने मकान को तोड़ रहा था तो उसने देखा कि दो लकड़ियों के बीच में एक कील घुसी हुई थी, लेकिन वो कील एक लकड़ी से दूसरी लकड़ी में जो घुसी थी वो एक छिपकली के पैर को छेद करके घुसी थी, जिस वजह से वो छिपकली ना तो वहां से हिल डुल पा रही थी और ना ही वो यहाँ वहां आ जा पा रही थी। उस दृश्य को देखने के बाद उस आदमी को उस छिपकली के ऊपर बहुत ही दया आई। फिर उसने सोचा कि चलो इसके पैर से ये कील निकाल देते हैं ताकि ये आज़ाद हो सके। तभी उसे अचानक याद आया कि ये कील तो मैंने आज से 5 वर्ष पहले ठोकी थी, तो भला ये छिपकली बिना हिले डुले 5 वर्ष तक जिंदा कैसे रही? आखिर ये भोजन कैसे करती है, अपना पेट कैसे भरती है? और ये घटना उस आदमी के लिए बहुत ही असंभव और चौंका देने वाली बात थी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये छिपकली अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली, तो फिर भला ये अभी तक जीवित कैसे है, ये अपना पेट कैसे भरती है? वो आदमी देखना चाहता था कि पिछले 5 साल से ये छिपकली क्या करती है और अपने भोजन की जरूरतों को कैसे पूरा करती है। और इसी वजह से उस आदमी ने अपने घर के सारे काम को रोक दिया और एक जगह छुप छुप के उस छिपकली को देखने लगा। तभी उसने देखा कि थोड़ी देर बाद वहां एक दूसरी छिपकली अपने मुंह में भोजन दबा के आई और उस फंसी हुई छिपकली को खिलाने लगी। उस दृश्य को देख के वो आदमी पूरी तरह से हिल गया। उस फंसी हुई छिपकली को जिंदा रखने के लिए वो दूसरी छिपकली पिछले 5 साल से उसको भोजन करा रही थी। फिर वो आदमी मनी मन सोचने लगा कि कितनी अजीब बात है, एक छोटी सी जीव तो ये कर सकती है, पर हम मनुष्य जैसे प्राणी जिसे बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ होने का आशीर्वाद मिला हुआ है, क्या वो ये कर सकता है? और यही सब बातें सोचते सोचते वो आदमी मुस्कुराता हुआ उस छिपकली के पास गया और बड़े प्यार से उस कील को निकाल के उस छिपकली को 5 वर्ष बाद आजाद कर दिया। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में साफ साफ मैसेज दे रही है कि अपने प्रिय लोगों का साथ कभी ना छोड़े और उनके तकलीफ के समय में अपनी पीठ ना दिखाएं, क्योंकि भले ही आज आप सौभाग्यशाली हो सकते हो, पर कल तो अनिश्चित ही है और कल चीजें बदल भी सकती है। कुछ भी बनाने के लिए पूरा जीवन भी लग सकता है, पर उसे तोड़ने के लिए एक पल भी नहीं लगता है। और शायद प्रकृति ने हमारी उंगलियों के बीच में इसलिए जगह बनाई है ताकि हम किसी दूसरे का हाथ थाम सके। ये कहानी एक बुजुर्ग की। एक लड़के का शादी का रिश्ता तय हो गया था। जब शादी के आखिरी 2 दिन बचा तो लड़की वालों ने एक शर्त रखी कि बारात में किसी भी बुजुर्ग को साथ में नहीं लाना। ये शर्त सुन के लड़के वाले को बहुत ही बुरा लगा, लेकिन उन लोगों के पास कोई उपाय नहीं था, क्योंकि अगर ये शादी टूट जाती तो गांव की इज्जत चली जाती। और इसी वजह से उन लोग मान गए। जैसे तैसे उन लोगों ने सारे बुजुर्गों को मना लिया, लेकिन जिस दिन बारात निकल रही थी उस दिन लड़के का दादाजी जिद पे अड़ गया कि मुझे बारात जाना है तो जाना है, ये शादी मुझे देखनी है तो देखनी है, ये मेरे पोते की शादी है, अगर मैं ये शादी ना देख पाऊं तो मैं अपनी जान दे दूंगा। उस बुजुर्ग के जिद के आगे सभी को झुकना पड़ा। तो सभी ने कहा कि ठीक है, आप चलिए, लेकिन आप गाड़ी में छिपे हुए रहोगे। जब पूरी तरह से शादी हो जाएगी तो आप सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए निकलोगे। ये बात सुनते दादाजी राजी हो गया, बोला ठीक है, मैं गाड़ी में छुप के ही जाऊंगा। फिर सभी ने उस दादाजी को गाड़ी में छुपा के बारात लेके गए। जब बारात पहुंची तो लड़की के पिताजी ने बारातियों से कहा कि मेरी एक और शर्त है, अगर आप लोग मेरी दूसरी शर्त मान लोगे तो ही ये शादी हो सकती है। तो बारातियों ने बड़े हैरान होकर पूछा कि बताइए आखिर आपकी शर्त क्या है? तो लड़की के पिताजी ने कहा कि हमारे पड़ोस में जो नदी बह रही है उसमें अगर पानी की जगह दूध की धारा बहाई जाए तो ही ये शादी हो सकती है। ये बात सुनते सारे बारातियों के होश उड़ गए। सभी सोचने लगे कि ये कैसे संभव हो सकता है, इतना दूध भला कोई कैसे ला सकता है। और ये सोच के बारातियों का मन दुखी हो गया। वो अपनी बारात को वापस ले जाने के लिए तैयार हो गए। तभी बैलगाड़ी में छुपे दादाजी ने बारातियों से पूछा कि क्या हुआ, बारात वापस क्यों ले जा रहे हो? तो सभी ने कहा कि दादाजी, लड़की वालों का शर्त है कि उनके नदी में पानी की जगह दूध की धारा बहाई जाए तो ही ये शादी हो सकती है। ये बात सुनते दादाजी जोर जोर से हंसने लगे और बोले कि बस इतनी सी बात है, पहले लड़की वालों से कहो कि उस नदी में जो पानी की धारा बह रही है उस पानी को पूरी तरह से साफ करे, उसके बाद ही हम लोग उसमें दूध की धारा बहाएंगे। ये बात सुनते सारे बाराती खुशी से झूम उठे। वो सोच रहे थे कि ये आइडिया हमारे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया। और सभी लड़की वालों के पास वापस गए और बोले कि ठीक है, हम लोग आपकी नदी में दूध की धारा बहाएंगे,
लेकिन पहले आप लोग उस नदी से पानी तो साफ करो, उसके बाद ही हम लोग उसमें दूध की धारा बहाएंगे। जैसे ही ये बात लड़की के पिताजी ने सुनी, उसने झट से कहा कि जरूर आप लोग बारात में किसी बुजुर्ग को साथ में लाए हो। फिर लड़की के पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये शादी जरूर होगी और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ होगी। तो बारातियों ने बड़े हैरान होकर लड़की के पिताजी से पूछा कि आपने ऐसी शर्त क्यों रखी थी। तभी लड़की के पिताजी ने कहा कि मैं तो आज के युवाओं को ये सबक देना चाहता था कि आधुनिकता की होड़ में वो इतना आगे निकल गए हैं कि बड़े बुजुर्गों के अनुभवों को वो बेकार समझते हैं। और आज उन लोगों ने ये जान लिया कि ये दादाजी अगर बारात में नहीं आते तो शायद ये शादी नहीं हो पाती। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती है कि बुजुर्गों की इज्जत करें, उन्हें बेकार मत समझें, क्योंकि आपको भी पता है कि जीवन का अनुभव लेने के लिए बुजुर्गों का साया ही काफी है। ये कहानी एक मंत्री जी की। एक राजा ने अपने महल में हवन का आयोजन रखा था। उस हवन को संपन्न करने के लिए एक अष्टावक्र नाम का एक पंडित जी आए। अष्टावक्र देखने में टेढ़े मेढ़े थे, थोड़े कुब्जे भी थे। जब राजा ने उस पंडित जी को देखा तो राजा जोर जोर से ठहाका लगा के हंसने लगे और कहने लगे कि ये पंडित तो टेढ़े मेढ़े है, कुब्जे भी है, भला ये क्या हवन करेंगे। और ये बोल के राजा ने उस पंडित जी की खूब बेइज्जती की और वहां से जाने के लिए कह दिया। फिर मंत्री जी से कहा कि मंत्री जी, आप किसी दूसरे पंडित को बुला के ये हवन कराइए। तो मंत्री जी ने तात्कालिक दूसरे पंडित जी को बुलाया और उस हवन को संपन्न कराया। जब हवन पूरी तरह से संपन्न हो गया तो राजा ने कहा कि इसी खुशी में कल हम अपने महल में बहुत ही बड़ा भंडारा रखेंगे और इस भंडारे का कार्यभार मंत्री जी संभालेंगे। तो मंत्री जी ने राजा से कहा कि ठीक है महाराज, आपकी जैसी इच्छा वैसी ही होगी। फिर मंत्री जी ने आस पड़ोस के सभी गांव में उस भंडारे के लिए आमंत्रित कर दिया। और अगले दिन जब भंडारे का समय हो गया, खाने का वक्त हो गया, तो राजा जब भंडारे में पहुंचे तो राजा ने देखा कि कोई भी पकवान नहीं पके थे। सभी लोग आ चुके थे और खाने का इंतजार कर रहे थे, पर वहां कोई पकवान ही नहीं पका था। तो राजा ने गुस्सा करते हुए मंत्री जी से कहा कि मंत्री जी, भंडारे का वक्त हो गया, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, फिर भी अभी तक कोई भी पकवान क्यों नहीं पका है। तभी मंत्री जी ने राजा से कहा कि क्या बताएं महाराज, हम लोग जिस नदी से पानी लाने वाले थे वो नदी टेढ़ा मेढ़ा था, जिस वजह से उस नदी का पानी भी टेढ़ा मेढ़ा था। अब आप ही बताइए कि भला टेढ़ा मेढ़ा पानी से कैसे हम लोग पकवान पका सकते हैं। ये बात सुनते राजा जोश जोश से हंसने लगे और मंत्री जी से बोले कि मैंने आपसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कहीं नहीं देखा है। भला पानी भी कभी टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है? नदी के टेढ़ा मेढ़ा होने से भला पानी कैसे टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है? तभी मंत्री जी ने राजा से कहा कि किसी पंडित के शरीर टेढ़ा मेढ़ा होने से अगर उसकी आत्मा, ज्ञान और चरित्र टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, तो नदी के टेढ़ा मेढ़ा होने से उसका पानी टेढ़ा मेढ़ा क्यों नहीं हो सकता है। ये बात सुनते राजा की आंखें शर्म से नीचे झुक गई, क्योंकि उन्हें पूरी तरह से समझ में आ चुका था कि आखिर मंत्री जी उनसे कहना क्या चाहते हैं। और साथ ही राजा को मन ही मन ये अफसोस हो रहा था कि उन्हें उस टेढ़े मेढ़े पंडित का अपमान नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में यह सिखाती है कि किसी भी इंसान की महानता उसके चरित्र और ज्ञान पे निर्भर करती है, उसके शरीर और रंग रूप पे नहीं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।